Assalamu alaikum. My name is Qasim Shehzad. Welcome to my YouTube channel Qasim Shehzad. Today I will discuss all the practice problems in assignment number 1 of mechanical technology. Let us start. First one, a vacuum gauge connected to a tank read 15 kilopascal at a location where a barometric reading is 750 mm of Hg. Determine the absolute pressure. Density of mercury is 13590 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पर बात यही है कि उसने हमें वैल्यू दी हुई है, एक वैक्यूम गेज है, कनेक्टेड है ये एक टैंक के साथ, और हमने गेज प्रेशर को मालूम किया तो वो कितना आया 15 किलो पास्कल बैरोमेट्रिक रीडिंग से। और हमारे पास जब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट किया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 750 mm ऑफ Hg। तो ये हमसे मांग रही है कि आप एब्सोल्यूट प्रेशर बता दें कि एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, और उसने हमें डेंसिटी ऑफ द मर्करी दी हुई है। इस बात का मतलब ये है कि हमने जो ट्यूब लिया हुआ है, इस ट्यूब में मर्करी फील्ड ट्यूब है, तो मर्करी का डेंसिटी दी हुई है। जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में और लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट प्रेशर ये सम होता है गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। मतलब ये है कि जब हम गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करें तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर बनता है। यहाँ पर उसने हमें गिवन डेटा दी हुई है कि गेज प्रेशर है 15 किलो पास्कल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 750 mm ऑफ Hg। अब ये दोनों प्रेशर की यूनिट है किलो पास्कल भी और mm ऑफ Hg भी। हमको जो रिज़ल्ट देना है, हमको एब्सोल्यूट प्रेशर का वैल्यू या रिज़ल्ट देना है जो कि होगा किलो पास्कल में। तो हमें इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किलो पास्कल में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक वैल्यू फ्रॉम एम ऑफ Hg टू किलो पास्कल। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इस एम ऑफ Hg को आप 15 किलो पास्कल या किलो पास्कल में तब्दील करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये कन्वर्जन लिखा हुआ है कि 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये 101.325 पास्कल, जब इससे पॉइंट हट दिया जाएगा तो ये इसके बराबर है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब हम 1 mm ऑफ Hg का वैल्यू मालूम करेंगे तो ये 760 इस तरफ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.133 किलो पास्कल। इस बात का मतलब ये है कि 1 mm ऑफ Hg इतने किलो पास्कल के बराबर है, तो 750 mm ऑफ Hg कितने किलो पास्कल के बराबर होगा। तो हम इस 1 mm ऑफ Hg के साथ 750 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कि 750 mm ऑफ Hg किस चीज़ के बराबर हो जाएगा। 750 हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो ये बन जाएगा 100 किलो पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस बात का मतलब ये है कि जब हमने 750 mm ऑफ Hg को किलो पास्कल में कन्वर्ट किया तो इससे वैल्यू आया 100 किलो पास्कल। तो ये आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आप लिख लें कि 760 इज इक्वल टू 101 किलो पास्कल, और यहाँ पर mm ऑफ Hg की जगह आप 750 लिख के यहाँ पर x लिख के इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर 760 पर डिवाइड करें तो सेम वही वैल्यू आ जाएगा ये 100 किलो पास्कल। आप इस तरह भी मालूम कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब मालूम हो जाए, नाउ वी यूज़ द इक्वेशन, हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे कि प्रेशर एब्सोल्यूट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गेज प्लस प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इस वैल्यू को मैंने रीअरेंज किया हुआ है कि प्रेशर ऑफ द गेज बराबर है जब हम एब्सोल्यूट प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करें। यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है कि प्रेशर ऑफ द गेज इज इक्वल टू प्रेशर एब्सोल्यूट माइनस प्रेशर ATM एटमॉस्फेरिक। आगे बढ़ते हैं बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन। तो ये ऐसा है, पहले इजी था कि प्रेशर एब्सोल्यूट इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम एब्सोल्यूट प्रेशर मालूम करते हैं
तो हम गेज प्रेशर जो कि हमने पहले से उन्होंने दी हुई है जो कि है 15 किलो पास्कल और प्रेशर एटमॉस्फेरिक है 100 किलो पास्कल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 115 किलो पास्कल। सो द एब्सोल्यूट प्रेशर इज 115 किलो पास्कल व्हेन गेज प्रेशर इज दुमरा एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 750 mm of Hg. Now question number 2. Determine the torque applied to the shaft of the car that transmit 450 horsepower and rotate at a rate of 3000 revolution per minute. इस सवाल का मकसद ये है कि आप यहाँ पर इस गाड़ी में ये शार्प लगा हुआ है जो कि रोटेट कर रहा है। ये जो शार्प रोटेट कर रहा है इसमें कितना टार्क पैदा हो रहा है, जबकि हमारे पास इस शार्प का पावर कितना है, ये 450 हॉर्स पावर है और ये रोटेट कर रहा है 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट। मीन 1 मिनट में ये 3000 चक्कर लगाता है ये शार्प। तो आप इसका टार्क मालूम करें कि इस पर टार्क कितना लगेगा, इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो as we know that we required to find the torque to apply the rotating shaft and power of the shaft is given. आपको मालूम है कि उसने हमें पावर ऑफ द शाफ्ट दिया गया है कि इस शाफ्ट का पावर कितना है, लेकिन वो हमसे टार्क मांग रही है कि इस पर कितना फोर्स लगता है। तो पावर 450 हॉर्स पावर, इसको जब हम वाट में कन्वर्ट करेंगे पावर, तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो इस 450 को हम इस हॉर्स पावर की जगह हम 746 वाट लगाएंगे तो इससे इतना वाट बन जाएगा। अब वी राइट रिवोल्यूशन एज डेट, अब हम रिवोल्यूशन को भी रीअरेंज करेंगे 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि 3000 डिवाइडेड बाई 60, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये बन जाएगा 50, इसका आंसर आ जाएगा। नाउ वी नो डेट W is equal to 2 pi NT, ये ऑलरेडी फार्मूला है, इस फार्मूले में हम वैल्यू लगाएंगे। यही बस यही फार्मूला है। सॉल्व द इक्वेशन फॉर टार्क, तो टार्क के लिए जब हम ये इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये वर्क डन यहाँ पर रह जाएगा और ये 2 पाई n, ये n नंबर रिवोल्यूशन शो कर रहा है तो ये नीचे डिवीजन में आ जाएगा, तो इस तरह बन जाएगा। ना वर्क डन उसने हमें दिया हुआ है पावर जो कि वाट में है, वो इतना है 2 पाई की जगह 3.14 और रिवोल्यूशन हमने मालूम किया कि वो कितना था 15 रिवोल्यूशन पर सेकंड। अब जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इससे 1069 नैनोमीटर आंसर आ जाएगा। नैनोमीटर is the unit of torque, therefore torque applied to the shaft of the car is around dumra nanometer. Now question number 3, a piston cylinder device initially contains 0.4 meter cube of air at 100 kilopascal at 80 degree centigrade. उसने हमें एक पिस्टन दिया हुआ है, एक कंटेनर दिया हुआ है जिस पर एक पिस्टन है। इस पिस्टन के नीचे जो वॉल्यूम है वो 0.4 मीटर क्यूब है या एयर है वो 0.4 मीटर क्यूब है। इस पर प्रेशर जो है वो 100 किलो पास्कल है और इसका टेम्परेचर T1 वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाउ एयर इज कंप्रेस्ड टू 0.1 मीटर क्यूब, मतलब ये है कि इसका वॉल्यूम कम हो गया, 0.1 मीटर क्यूब हो गया। इन सच अ वे दैट टेम्परेचर इनसाइड रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर 2 भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर 2 भी 80 है, टेम्परेचर 1 भी 80 था। डिटरमाइन वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, वर्क डन कितना हुआ, कंसीडर एयर इनसाइड द सिलेंडर एज अ सिस्टम। अगर हम इस एयर को एज अ सिस्टम कंसीडर करें तो इसका वॉल्यूम कम हो गया है, तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये नेगेटिव वर्क डन हुआ है। तो ये वर्क पूछ रहे हैं कि कितना वर्क हो गया है। एज वी नो डेट दिस इज आइसोथर्मल कंडीशन, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड प्रेशर वॉल्यूम डिफरेंस आर गिवन। उसने हमें दिया हुआ है कि प्रेशर इतना चेंज हुआ है और वॉल्यूम इतना। सो एज्यूम एयर एज अ सिस्टम, वर्क डन इज इक्वल टू
P इंटू डेल्टा वी, या डी वी हम लिख सकते हैं। वर्क डन के लिए हम इंटीग्रेशन लेते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी के लिए हम लिखते हैं V2 माइनस V1। प्रेशर के लिए 100 किलो पास्कल, V2 हमारे पास इतना था, V1 इतना था। जब हम इसको माइनस करेंगे, किलो की जगह हम 1000 लगाएंगे, तो इससे आ जाएगा -30 किलो जूल। अब ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज अ मानोमीटर कंटेन ऑयल जिसका डेंसिटी इतना है, इज अटैच टू अ टैंक। ये एक मानोमीटर है, इस मानोमीटर का डेंसिटी ऑफ ऑयल दिया गया है। इसमें टैंक है जिसमें एयर है। इफ द एयर लेवल डिफरेंस बिटवीन द टू कॉलम इज 60 सेंटीमीटर, एयर डिफरेंस इतना है इस मानोमीटर की, इतना नीचे से लेकर ऊपर तक जो का डिस्टेंस है, जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि ऊपर लगता है वो 98 किलो पास्कल। एब्सोल्यूट प्रेशर मालूम करें कि इस टैंक पर कितना प्रेशर है ऑफ द एयर इन द टैंक, इस टैंक में एयर का कितना प्रेशर है। तो इसका प्रेशर मालूम करने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे और इसी तरफ आ जाएंगे। ऑयल डेंसिटी दी हुई है, प्रेशर एटमॉस्फेयर दिया गया है और हाइट दी हुई है। टू फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द एयर इन द टैंक वी हैव अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अगर हम प्रेशर एब्सोल्यूट यहाँ पर मालूम करेंगे तो यहाँ से जो जितना प्रेशर लगेगा यहाँ पर भी इतना प्रेशर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस किया है। ना ये लिक्विड इस तरफ जाता है और ना ये लिक्विड ऊपर आता है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंटेन हुआ है। तो प्रेशर इन द ट्यूब मालूम करेंगे तो प्रेशर इन द एयर हमें खुद ही मालूम हो जाता है। तो इसी तरह हम यहाँ पर जो प्रेशर मालूम करते हैं, हम कहते हैं कि प्रेशर एब्सोल्यूट इनसाइड इन द टैंक ड्यू टू एयर इज इक्वल टू, ये फार्मूला है। ये किस चीज़ के बराबर है, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर से लगता है इसके बराबर प्लस रू जी एच, और जो प्रेशर ये फ्लूइड लगा रहा है तो हम लिख ले हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। अब ये रो का मतलब ये रो ऑफ द ऑयल है, ये रो ये ऑयल का रो है। इस ये फ्लूइड जो भी है, आप अगर मर्क्यूरी डालें या वाटर डालें तो इसका अपना ही डेंसिटी होगा। जी ये तो ग्रेविटेशनल जी है और हाइट उसने दी हुई है जो कि है 60 सेंटीमीटर। अब हम इस तरह करेंगे कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे 98 किलो पास्कल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑयल डेंसिटी 850, जी की जगह हम 10 लगाएंगे, एच की जगह हम 0.6 मीटर लगाएंगे क्योंकि 60 सेंटीमीटर है। सेंटी की जगह हम 10⁻⁻² लगाएंगे, तो ये जब 2 इंच से लेफ्ट की तरफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा 0.6 मीटर। तो इस तरह ये 0.6 लगा दिया गया। अब प्रेशर एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, जब ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 5010 आ जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो इससे आ जाएगा, इस 5.1 लग जाएगा, इसमें किलो आ जाएगा। फिर जब इसको ऐड करेगा तो 103.1 किलो पास्कल इसका आंसर आ जाएगा। कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 98 किलो पास्कल प्रेशर लगाए, जब ये फ्लूइड अपना ही रो जी एच प्रेशर लगाए जो कि आता है 5.1 किलो पास्कल, इस बात का मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना प्रेशर लगाता है और ये फ्लूइड ये अपना प्रेशर लगाता है। जब हम इन दोनों प्रेशरों को ऐड करें तो इतना ही प्रेशर ये टैंक इस फ्लूइड पर लगा रहा है। तो इससे जब हमें ये बाहर वाला प्रेशर मालूम हो जाए तो टैंक का अंदर ही प्रेशर इसी ही के बराबर होगा। तो इसी वजह से या इसी तरीके से हमको टैंक इन प्रेशर मालूम हो जाएगा कि इस टैंक में एयर का कितना प्रेशर है। अब और सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में कहा गया है कि 2 kg ऑफ एयर इज कंटेन इन अ रिजिड वेल इंसुलेटेड टैंक विद वॉल्यूम ऑफ 0.6 मीटर क्यूब। इसमें कहा गया है कि हमारे पास इस टैंक में 2 kg एयर है, 2 किलोग्राम एयर है, और ये जो टैंक में है वो टैंक इंसुलेटेड टैंक है, वो एक रिजिड वॉल है। इंसुलेटेड का मतलब ये है कि वो बिल्कुल इंसुलेटेड है, इस पर इसमें कंडक्शन की कोई गुंजाइश नहीं, मतलब इसमें हीट ट्रांसफ़र या मास ट्रांसफ़र कोई भी नहीं होता। नाउ विद वॉल्यूम ऑफ, और इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो 0.6 मीटर क्यूब है। द टैंक इज फिल्ड विद अ पेडल व्हील। अगर हम इस टैंक में एक पेडल व्हील को डाल दें, पेडल व्हील एक व्हील को डाल दें, देन दे ट्रांसफर एनर्जी टू द एयर एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 वाट पर आवर।
जब ये पेडल हमने इसमें डाल दिया, अब ये पेडल रोटेट करेगा। इस पेडल की रोटेट होने से यहाँ पर जो एयर है उसको ये एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। कितना एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा? 10 वाट पर आवर। 1 घंटे में 10 वाट एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। नाउ अब नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज अगर। अब इसने कंडीशन यही रखी हुई है कि इस पेडल व्हील की रोटेट होने से जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है इस एयर को, इसकी वजह से अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ नहीं होती। तो और क्या होगा? तो यहाँ पर आप बात समझते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम एट फाइनल स्टेट आप मालूम करें कि यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम किसे कहते हैं इसको भी हम बताएंगे। द एनर्जी ट्रांसफ़र बाय वर्क, वर्क कितना हुआ, एनर्जी जो ट्रांसफ़र हुई उसकी वजह से वर्क कितना हुआ। चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं और इसमें चेंज कितना आया। अब आ जाए कि ये पढ़े। केस नंबर 1 में कहा गया है कि आप स्पेसिफिक वॉल्यूम मालूम करें फाइनल स्टेट में। एज वी नो दैट द टैंक इज रिजिड एंड वेल इंसुलेटेड। बात यही है कि टैंक रिजिड है, वेल इंसुलेटेड है, मास और हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब कोई चीज़ ना अंदर आता है ना बाहर आ जाता है तो मीन कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। थ्रू द प्रोसेस ए स्पेसिफिक वॉल्यूम एट फाइनल स्टेट सेम एज द इनिशियल स्टेट। अब वॉल्यूम हम किसको कहते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम तो वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है, लेकिन वॉल्यूम वैक्यूम होता है या खाली जगह होती है। तो इस टैंक के अंदर जो जगह है वो तब्दील नहीं होती, या इसमें जो मालिक्यूल्स है वो तब्दील नहीं होती। ना बाहर से मालिक्यूल आते हैं ना अंदर से बाहर आ जाते हैं। तो जितना ही मालिक्यूल्स यहाँ पर है बस यही रहेंगे। तो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। यहाँ पर उन्होंने फाइनल स्टेट का पूछा हुआ है तो फाइनल स्टेट में भी वॉल्यूम सेम ही रहेगा। और डिवाइडेड बाय मास है क्योंकि जब सिंपल वॉल्यूम होगा तो वो तो सेम होगा, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछा हुआ है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम किसे कहते हैं? वॉल्यूम पर यूनिट मास को। तो ये वॉल्यूम उन्होंने दी हुई है, मास उन्होंने दी हुई है जो कि 2 kg ऑफ एयर है। तो 2 पर डिवाइड करेंगे तो 0.3 मीटर क्यूब पर kg, ये इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। केस नंबर 2 में उन्होंने क्या कि एनर्जी ट्रांसफ़र बाय वर्क। इस शाफ्ट रोटेटिंग की वजह से एनर्जी कितनी ट्रांसफ़र हो गई है? तो एनर्जी ट्रांसफ़र इन किलो जाउल। ये 10 वाट एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है लेकिन घंटे में, 1 घंटे के लिए, ये पर आवर नहीं है। आप खुद ही देख ले, ये पर आवर है। 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ये मुसलसल 10 वाट एनर्जी दे रहा है। तो हम इसको 10 वाट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आवर से, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है और फिर हर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती है। तो ये 3600 सेकंड्स हो गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 आ जाएगा। अब इसमें किलो अगर आ जाएगी तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा किलो, 36 किलो जाउल। सो 36 किलो जाउल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम पेडल व्हील टू एयर। इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने पेडल व्हील लगाया हुआ है, इस पेडल व्हील की रोटेट होने से, पेडल व्हील के रोटेट होने से एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया, और वो कितना था? वो 36 किलो जाउल ऑफ एनर्जी था जो कि इस एयर को ट्रांसफ़र हो गया है। अब केस नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कहा गया है कि चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पर भी स्पेसिफिक आया गया है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन सिंस टैंक इज वेल इंसुलेटेड। मैंने आपको पहले ही कहा कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो हीट इज इक्वल टू 0। तो जितना ही वर्क डन हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी की बदौलत होगा। नाउ स्पेसिफिक वर्क डन इज वर्क डन पर यूनिट मास। अगर हम स्पेसिफिक वर्क डन मालूम कर रहे हैं, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी और वर्क डन सेम ही है क्योंकि इक्वल है। तो अगर हम स्पेसिफिक वर्क डन मालूम कर रहे हैं तो हम लिख लेंगे कि वर्क डन पर यूनिट मास, या अगर आप इस तरह लिखें कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास। तो इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई है? क्योंकि 36 किलो जूल इंटरनल एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई थी, और जब इसको आप m पर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 18 किलो जूल पर किलोग्राम। अब इस माइनस साइन का मतलब क्या है?
माइनस साइन का मतलब ये है कि ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव साइन शो इंडिकेट वर्क डन ऑन द सिस्टम, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इज डेट। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि अ पावर साइकिल रिसीव एनर्जी बाय हीट ट्रांसफर फ्रॉम कंबस्शन ऑफ फ्यूल एट अ रेट ऑफ 3000 मेगावाट, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल इज दुमरा। यहाँ पर बात किया गया है कि हमारे पास एक थर्मल पावर प्लांट है, एक थर्मल पावर प्लांट है। इस थर्मल पावर प्लांट में उसने हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर स्टीम की वजह से स्टीम बंद हो रही है या कोयल बंद हो रही है, और इसकी वजह से वो एनर्जी दे रहा है 3000 मेगावाट एनर्जी दे रहा है। यहाँ पर कोयल बंद हो रही है या जल रही है, इसकी वजह से वो इस पावर प्लांट को एनर्जी दे रहा है 3000 मेगावाट। थर्मल इफिशिएंसी जो है वो है 33.3%। इस बात का मतलब ये है कि ये पावर प्लांट, इसमें जो एनर्जी जनरेट हो रही है, चाहे वो जो भी सप्लाई या जो भी सोर्स हो, लेकिन इसमें इतना एनर्जी जनरेट हो रही है। अब इतनी ही एनर्जी का वो 33.3% इसका एफिशिएंसी है, ताकि वो यूज़फुल हो सके, और बाकी ज़ाया हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर प्लांट है इसका थर्मल एफिशिएंसी इतना है। तो अब उसने पूछा क्या है, डिटरमाइन नेट रेट पावर इज डेवलप इन मेगावाट, कि कितना पावर डेवलप हो गया, कितना पावर डेवलप हो गया। इतना पावर जब जनरेट हो गया तो वो कितना इस्तेमाल में आया। फॉर 80,000 हावर्स ऑफ ऑपरेशन मैनुअली डिटरमाइन नेटवर्क आउटपुट हावर इन पर ईयर। एक साल में लगभग या थोड़ा ज़्यादा 80,000 हावर्स होते हैं। तो ये कहते हैं कि आप मालूम करें कि एक साल में या 80,000 हावर्स में ये पावर प्लांट कितना वर्क आउटपुट देगा, वर्क इनपुट नहीं। इसमें जो एनर्जी या जो फ्यूल बंद हो रही है जिसके बाद नहीं कर रहा, कि ये कितना काम कर रहा है, कितनी एनर्जी का काम कर रहा है। एक साल में, एक पूरे साल में ये किलोवाट आवर कितना काम कर रहा है, किलोवाट में बताए। अब तीसरी सवाल उसने पूछा हुआ है कि इवॉल्यूएटिंग द नेटवर्क आउटपुट ऑफ दुमरा पर किलोवाट आवर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द नेटवर्क इन डॉलर पर ईयर। अब ये बात ये इस तरह कर रहे हैं कि आप सबसे पहले मालूम करें कि एक साल में कितना किलोवाट आवर वर्क डन हो रहा है। अब ये बात कर रहे हैं कि अगर नेटवर्क आउटपुट वो कितना है, अगर हम 1 किलोवाट आवर ये आउटपुट दे दे तो हमसे वो पैसे लेते हैं $0.08। तो पूरी साल में जब हम कितना किलोवाट आवर हम यूज़ करें और हम पर कितने पैसे आएंगे एक साल के लिए। यहाँ पर हमने किलोवाट आवर मालूम किए कि एक साल में कितने किलोवाट आवर लगते हैं, कितने किलोवाट आवर इस्तेमाल होते हैं या ये जनरेट होते हैं, ये आउटपुट होते हैं। फिर हमने इसका प्राइस मालूम कर दिया कि 1 किलोवाट आवर का प्राइस इतना है। तो आपने जो मालूम किया था एक साल का किलोवाट आवर, इसमें कितने पैसे टोटल हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप समझ जाएंगे। केस नंबर 1 है, हाउ मनी नेट रेट पावर इज डेवलप, कितना पावर डेवलप होगा। हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फ्यूल, फ्यूल जो एनर्जी दे रहा है वो 3000 मेगावाट है, इसका एफिशिएंसी है 33.3%। जब हम इसको 10 पर डिवाइड करेंगे परसेंटेज इससे ख़त्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा 0.33। एफिशिएंसी के साथ हम परसेंटेज नहीं लगाते, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए ये 0.33 बन जाएगा। टू फाइंड वर्क आउटपुट फ्रॉम दिस साइकिल फॉर द थर्मल एनर्जी एफिशिएंसी इक्वेशन। आप ये अगर आप ये स्टेप इसको इग्नोर कर देते हैं तो आप ये फार्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप लिख लें कि थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो फिर भी इस तरफ आ जाएगा तो सेम ही तरीक़ा है, लेकिन अगर आपको ये स्टेप स्किप करना है तो फिर आप फार्मूला ये यूज़ करेंगे, बाकी यही फार्मूला आप यूज़ करेंगे। वर्क आउटपुट डिवाइड बाय हीट इनपुट या वर्क इनपुट। थर्मल एफिशिएंसी को मैंने मालूम किया जो कि है 0.33, वर्क आउटपुट हम मालूम करते हैं और इनपुट है 3000 मेगावाट।
वर्क आउटपुट हो गया 99.9 मतलब 100 मेगावाट। इस बात का मतलब ये है कि इसका इफ़िशेंसी पावर 33.3% था। हमने जब 3000 मेगावाट फ्यूल को बंद कर दिया तो उसने हमें कितना वर्क डन दिया, 100, मीन कि 200 मेगावाट जो एनर्जी था वो ज़ाया हो गया। द पावर साइकिल विल गिव अस 100 मेगावाट ऑफ पावर एज आउटपुट। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते। एज्यूम डेट पावर साइकिल ऑपरेट 80,000 पर ईयर, वी कैलकुलेट वर्क डन पर ईयर। अगर एक साल के लिए ये जो पावर प्लांट है ये इस तरह चलता रहे और ये पावर जनरेट करता रहे तो एक साल में ही कितना पावर इस्तेमाल में ले लाएगा। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। ये कहाँ से आ गया, पावर के फार्मूला से। वर्क डन पर यूनिट टी था या वर्क डन डिवाइड बाई टी था। पावर वर्क डन हम मालूम करते हैं तो पावर को डेल्टा टी पर मल्टीप्लाई किया जाएगा। पावर आउटपुट ये इतना हो रहा है और हम ये एक साल के लिए यूज 8000 हावर्स के लिए यूज़ करते हैं। 8000 हावर्स पर ईयर, एक साल में 8000 हावर हम इसको इस्तेमाल करें तो ये कितना हो जाएगा, 79.92 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर वाट आवर। इस बात का मतलब ये है कि एक साल में अगर हम एक साल इस पावर प्लांट को मुसलसल इस्तेमाल करें तो ये पावर प्लांट इतना ही एनर्जी क्या करेगा, इस्तेमाल में ले आएगा या ये इतना वर्क हमें देगा। ये पावर प्लांट हमें इतना वर्क देगा। अब ये पावर प्लांट एक साल में हमें इतना वर्क दे रहा है तो अब एक वाट आवर का प्राइस कितना है, ये हमें इतना देता है। तो अब हम एक वाट का, ये तो मैंने उसी दोबारा लिखा है, दिस मच किलो वाट आवर इज यूज इन अ ईयर। केस नंबर 3 में है कि इफ़ यू चार्ज $0.08 इज कॉस्ट फॉर वर्क आउटपुट फॉर किलो वाट आवर। किलो वाट आवर के लिए हम कितना इस्तेमाल करते हैं, किलो वाट आवर के लिए हम चार्ज करते हैं $0.08 एक किलो वाट आवर के लिए। तो इतनी किलो वाट आवर के लिए कितना हो जाएगी, तो इसके लिए हम इसको एक दूसरे पर मल्टीप्लाई करेंगे। टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ फार्मूला प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू नेट मल्टीप्लाई बाई द। तो ये कितना किलो वाट है इसको हम इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे आ जाएगा 63.94 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6 पर ईयर। अब यहाँ से हमारे 6 असाइनमेंट्स क्वेश्चंस कंप्लीट हो गई, लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेशन है अगर आपको इसमें कोई मसला हो तो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर है 99.9 मेगावाट मल्टीप्लाई बाई 80,000 आवर पर ईयर। अब आप इसको कैसा इलाबोरेट करेंगे कि 99.9 मेगावाट को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर प्लस 3 और 10 टू द पावर प्लस 3 की जगह के लिखिए, क्योंकि मेगा बराबर होता है 10 टू द पावर प्लस 6 का, तो 3 अलग हो जाएगा और 3 अलग हो जाएगा। और 80,000 की जगह हम 80 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर प्लस 3 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 8K। अब हम 99.9 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी ये वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द पावर प्लस 3 और यहाँ पर भी है 10 टू द पावर प्लस 3, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर प्लस 6 और ये किलो वाट अपनी जगह, तो यहाँ पर बन जाएगा 10 टू द पावर प्लस 6 और यहाँ पर किलो भी है, किलो वाट आवर। तो यहाँ पर बन जाएगा 799.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 6 किलो वाट आवर पर ईयर। दिस इज द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।